आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हुए हैं। अभी चलो, मैंने आप लोगों को कल की क्लास में कुछ बेसिक सी चीज़ें बताई हुई थी, बिल्कुल बेसिक में। एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी का जो इंट्रोडक्शन था वो कल इंट्रोडक्शन वाली बात ही चल रही थी। अब हम लोग आज धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हुए और मैं पूरा एनसीईआरटी कवर कर रहा हूँ। समझ लीजिए आप A to Z एनसीईआरटी कवर करूँगा, ठीक है। और एनसीईआरटी के बीच बीच में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो हम लोग धीरे धीरे कवर करते जाएंगे, सो दैट कि आप लोग को बोर्ड में भी प्रॉब्लम ना हो और बाकी क्वेश्चन भी आप लोग के होते रहेंगे। सो आज कल की क्लास में हमने आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बता दिया था। क्रिस्टलाइन सॉलिड तो याद हो गया होगा, है ना। अब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के बाद कहाँ चल रहे हैं? एमॉर्फस सॉलिड पर। एमॉर्फस के बाद हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स है, उन टाइप्स को भी हम लोग देखेंगे। सो यहाँ हम लोग देखेंगे आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स, और इसके बाद हम लोग यूनिट शेल के बारे में, ठीक है। सभी लोग आ गए, मैं गेट बंद कर दूं। चलो, कल मैंने आप लोगों को क्रिस्टलाइन सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, ठीक है। और ये समझ लेना बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार डायरेक्टली पूछ लेते हुए हैं कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड तो याद है, मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या बताया था? पहली प्रॉपर्टी क्या थी? रेगुलर अरेंजमेंट था। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या था? रेगुलर था। तो ऑब्वियस सी बात है कि एमॉर्फस क्या होगा? इरेगुलर। दूसरी बात मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, वहां पर क्या होगा? रेंज ऑफ, ठीक है। तीसरी चीज क्या हो गया? ये क्या हो गया? एन आइसोट्रॉपिक। एन आइसोट्रॉपिक मतलब यस, द फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज करोगे फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? एमॉर्फस क्या होगा? आइसोट्रॉपिक, करेक्ट है। इसके बाद ये क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड आइसोमॉर्फस। तो आइसोमॉर्फस का मतलब है कि सिमिलर टाइप के स्ट्रक्चर्स आपके रखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमने आपको कल बता दिया था। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं दिखा रहा हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, क्योंकि यहाँ कई बार हमसे आइसोमॉर्फस के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। स्पेशली नीट वाले ये ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। वहाँ लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म दिया हुआ है। तो लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म आप लोगों ने 11th में सम बेसिक कॉन्सेप्ट में भी देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ सॉलिड्स है जो आपके पास लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म को फॉलो करते हुए, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपके पास क्या है? NaF MgO। अगर हम यहाँ पर इसके एटॉमिक रेशियो को देखते हैं तो क्या रेशियो आ रहा है? 1:1 का, है ना। तो यहाँ पर देखो, ये +1 था, ये -1 है। यहाँ कितना आ रहा? +2, और ये कितना था? -2। तो ऑब्वियस बात, रेशियो कितना आ रहा था? 1:1 का। कुछ और सॉलिड्स दिए हुए हैं, जैसे सोडियम नाइट्रेट दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इनका एटॉमिक रेशियो कैसा है? 1:3। सिमिलरली K2SO4 और K2SeO4, तो रेशियो सेम है। यहाँ पर हम लोग Cr2O3 Fe2O3 की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज एटॉमिक रेशियो इज 2:3। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं NaCl और KCl की, तो ये एक्सेप्शन है। ये बात आपको ध्यान रखना है। दोनों के दोनों ही आयनिक सॉलिड हैं। NaCl KCl कैसे होते हैं? आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। आयनिक बॉन्ड कौन से थे? जिसमें परमानेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, और परमानेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ में हाईली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो क्या बनते हैं? आयनिक बॉन्ड्स। यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बन रहे हैं, बट दीज आर नॉट आइसोमॉर्फस। ये बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में कभी कभी ना एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, इन विच स्टेटमेंट आर ट्रू। तो ये ना उल्टे सीधे ऐसी इंफॉर्मेशन वहाँ डाल देते हैं वो, और वो इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, आपको बोल देंगे KCl और NaCl देखने में सेम लग रहा हुआ है, बट ये एक्सेप्शन है। यहाँ पर NaCl और KCl आइसोमॉर्फस एक दूसरे के नहीं है। क्लियर है बात? नोट करना है? यस, आगे बताएंगे। ये सब केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है ना। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड जब करेंगे ना, तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि सीजियम क्लोराइड है, वो भी 1:1 है, लेकिन NaCl और सीजियम क्लोराइड दोनों डिफरेंट है। ZnS है
1:1 का रेशियो है, लेकिन वो डिफरेंट है, तो वो मैं बताऊंगा कैसे बनता है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, चले हम लोग। अब हम लोग जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में मैंने आप लोग को ये तीनों प्रॉपर्टीज बता दी हुई थी, इसमें हमने एक और प्रॉपर्टी ऐड करी है। ये तक तो हमने कल तक बता दिया था, कल तक ये 3 प्रॉपर्टी बताई थी, जहां वो ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है ना, ग्रीन कलर वाले, ये सारे हम पढ़ चुके हुए। चौथी एक और प्रॉपर्टीज आ रही हुई है, ये प्रॉपर्टीज है कि यहां पर पॉलीमॉर्फस बनता है। आइसोमॉर्फस मतलब सेम, मॉर्फस मतलब स्ट्रक्चर, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर। पॉलीमॉर्फस मतलब एक ही सॉलिड के डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे कार्बन का डायमंड भी है और ग्रेफाइट भी है। तो कार्बन के डायमंड और ग्रेफाइट एक दूसरे के क्या से कहलाएंगे, ये पॉलीमॉर्फस कहलाएंगे, कार्बन के पॉलीमॉर्फस। तो सॉलिड्स के क्या होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जो पॉलीमॉर्फस होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कार्बन, क्रिस्टलाइज इन ग्रेफाइट और डायमंड्स। सिमिलरली अगर हम सल्फर की बात करते हैं, सल्फर की बात करते हैं, नोट कीजिए जरा आप लोग, सल्फर कैसे होते हैं, मोनोक्लिनिक और रोम्बिक। आज की हमारी पूरी क्लास जो है यहीं पर है, आज हम लोग इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मोनोक्लिनिक क्या होता है, रोम्बिक क्या होता है, किस तरीके से क्रिस्टल्स बनते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आज हमें यूनिट सेल में देखनी है। क्या, हाँ पॉलीमॉर्फस है सल्फर का, क्लास ग्लास, अमॉर्फस, वो अमॉर्फस है, दिस इज नॉट क्रिस्टलाइन। ये प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन की है। डन। अच्छा, अब अगर आपको क्रिस्टलाइन याद हो गया तो एमॉर्फस की प्रॉपर्टी याद तो नहीं करनी ना, ऑब्वियसली उल्टा ही होता है। हम लोग बचपन से यही तो पढ़ते आ रहे थे, जब भी दिखता था ना राइट डाउन द डिफरेंस, तो हम लोग क्या करते, एक की प्रॉपर्टी उसका उल्टा कर दिया, वही हो गया, ठीक है। लेकिन ठीक है, जो दिया है एनसीईआरटी में तो थोड़ा सा हम उसके बारे में लिखवा देते हैं। डन, पक्का ना, कॉपी पे नहीं लिखना है, ये दिमाग में एक बार लिख लो, बार बार नहीं पढ़ना है, ये बार बार ना ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे ना टाइम खराब नहीं करना है, समझ गए ना। बस इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो केवल एक ही प्रॉपर्टीज है, ये, ठीक है। यही चीज़ आपसे जेई मेंस में एज अ इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, आज कल जितना भी पढ़ा हुआ था ना, उनमें से पहली चीज़ एन आइसोट्रॉपिक है, यही जेई मेंस के लिए, बाकी सब बोर्ड वाला था, ठीक है। चले आगे, अभी तक एडवांस का कुछ भी नहीं है इनमें से, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाए हुए, स्ट्रक्चर देख के ही पता चल रहा होगा आपको, ठीक है। ये क्या है, डायमंड, ग्रेफाइट, पॉलीमॉर्फस, ठीक है। यहाँ देखो एक चीज़ और भी है, क्रिस्टलाइन भी क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है। क्रिस्टल के फॉर्म में देखो, ये रोम्बक फॉर्म है, ये कैसा है, मोनोक्लिनिक। ये मैं आपको फिगर इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि विजुअलाइज कर पाओ आप, समझ गए ये बात। ये किसके हैं, सल्फर के। अच्छा एक और चीज़, सल्फर, अच्छा तुम लोग में से कितने लोग लैब में गए हो, स्कूल स्टार्ट हो गए, अच्छा तो 11th में आप लोग लैब में गए हो, लैब में क्या किया था, कुछ देखने को मिला था, करने को भी मिला था, चलो अच्छी बात है। तो आप लोगों ने वहाँ पर एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स के टेस्ट किए होंगे, किए थे ना, ठीक है। और उसके बाद आपने टाइट्रेशन भी करने को मिला होगा। तो देखो जितने लोग टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं ना, अगर आप उसे लैब वाले फॉर्मेट से ज़्यादा रिलेट करोगे ना, तो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में टाइट्रेशन है, टाइट्रेशन एग्जाम में आता है और क्वेश्चन उस पर बेस बहुत आता है,
और वो भी जेईई मेंस में और एडवांस दोनों जगह आता है। सिमिलरली जितने भी आप लोग स्कूल में प्रैक्टिकल करते हो ना, एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल, जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना तो वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। एक तुम लोगों ने टेस्ट किया होगा क्लोराइड का, क्या नाम था? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करवाया था स्कूल में। कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। किसी ने किया था टेस्ट? किया है? किसी ने नहीं किया? आपने किया है? ओके। देखो जितने लोग भी, अगर आप लोगों को एसिडिक बेसिक रेडिकल का टेस्ट अगर आपको करने को मिलता है स्कूल में, तो आप लैब में उसको बहुत सीरियसली करना। मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ क्रोमाइल क्लोराइड गैस की। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो है जेईई मेंस में 1 बार, एडवांस में 4 बार आ चुका है। इनडायरेक्टली पूछा हुआ है, कभी डायरेक्टली पूछते, कभी इनडायरेक्टली पूछ लेते। डायरेक्टली बोल दिया है क्रोमाइल क्लोराइड करोगे तो गैस का कलर कौन सा होता है। कॉमन क्वेश्चन है ये, कुछ अलग नहीं है। रेडिश ब्राउन कलर आती है गैस की। गैस में फिर पूछ लिया है कि जो गैस निकलती है उस गैस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। ठीक है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकलवा लिया है। लास्ट में पूछ लिया है कि जो लास्ट में प्रेसिपिटेट होता है ना क्रोमाइल क्लोराइड का, प्रेसिपिटेट का कलर क्या होता है? येलो। ठीक है, तो ये जो आप लोगों को कलर्स की केमिस्ट्री है ना, ये मैं आपको कितना भी याद कराऊं ना, रटवा दूं, तुम तब भी भूल जाओगे। लेकिन जो तुम खुद अपने हाथ से ना टेस्ट करोगे ना, कलर्स निकालते हो ना, तो तुम्हें समझ आता है। कलर्स हमें नहीं समझ में आते क्योंकि कलर होते ही इतने। कभी रेड को बोल देते हैं ब्रिक रेड, कभी ब्लडी रेड, ठीक है, कभी कोई रेड, येलो कलर, कैनरी येलो, गोल्डन येलो। तो मुझे तो येलो मतलब येलो पता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझे एग्जाम नहीं देना, तुम्हें कलर पता होना चाहिए। तो कलर देख लेना, क्योंकि यहाँ तुम्हारे लिए दोनों कलर सेम दिख रहे हैं, येलो है। और सुनो एक बात, जनरली सल्फर के जितने भी सॉल्ट होते हैं मैक्सिमम येलो होते हैं, ये भी ध्यान रखना। टेस्ट तुमने किया होगा, सोडियम सल्फाइड मिला है स्कूल में कि देखा होगा ना? नहीं देखा? मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर रहा हूं। जैसे मान लो ये कलर है, मैं इस वॉल को येलो कर दूं, येलो कलर, और फिर क्या हो, बारिश हो जाए, इसमें सीलन आ जाए, तो क्या होगा? ये जो पीओपी है ना, ये जो पुट्टी करी हुई है ना, तो वो क्या झड़ने लगती धीरे धीरे, है ना? छोटे छोटे पीसेस में घरों में देखा होगा जनरली होती है, वही सोडियम सल्फाइड है। आपको स्कूल में मिला होगा ना, छोटे छोटे चिप्स के फॉर्म में मिले होंगे, उसका कलर भी याद करो, वो भी येलो था। तो ये सारे ना, ये जितने सल्फर दिए हुए हैं नॉर्मली आपको येलो कलर के मिलेंगे। ठीक है, इस चीज को ऐसे समझना। मैं बार बार बीच बीच में कलर लेकर के आऊंगा ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ। ठीक है, और मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, स्कूल में जितने भी प्रैक्टिकल आप करने जाओ ना, उसको सीरियसली करना, क्योंकि जेईई एडवांस के ना 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल से डायरेक्टली मिलेंगे। आप यहाँ क्लास में कितनी भी थ्योरी कर लोगे ना, आप उसको रिलेट नहीं कर पाओगे। और वही चीज़ टाइट्रेशन का क्वेश्चन भी अगर आप लैब में जाके करते हो ना, तो ज़्यादा समझ आता है। ठीक है, फिर आगे हमारे पास क्वेश्चन है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या था? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये तो क्वेश्चन कल भी मैंने कराया था ना कि सॉलिड कैसा होता है, चेंजेस विद चेंज इन डायरेक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है विद चेंज इन डायरेक्शंस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल। अरे तीनों ही आयनिक बन रहे हैं, तीनों आयनिक है तो क्या हो जाएंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट, अब चल रहे हैं एमॉर्फस पे। अब बताओ मुझे इस एमॉर्फस में कुछ चीज समझाना है आपको, नहीं समझाना? एक बात ध्यान रखना, देखो जब भी हम एमॉर्फस की बात करें तो मैंने आपको क्या बोला, इरेगुलर ज्योमेट्री होती है। उसकी ज्योमेट्री कैसी थी, रेगुलर। वो क्या था, रिपीटेशन हो रहा था ना, पीरियोडिकली था ना, इसमें कोई पीरियोडिसिटी नहीं है। वो लॉन्ग रेंज था, ये कौन हो गया, शॉर्ट रेंज। जनरली स्कूल में 5 डिफरेंसेस आते हैं, 3 मिल गए। उसके बाद करें क्रिस्टलाइन सॉलिड को बीच से काट दो। ठीक है,
एक रेगुलर शेप में कटेगा वो, इसको काटोगे ना इरेगुलर शेप में कटेगा। आप क्या करो, रबर, ठीक है, उसके किसी भी एक चाकू से काटो तो नॉर्मली क्या हो जाती, टेढ़ी बेढ़ी हो जाती वो, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, इरेगुलर ज्योमेट्री होने की वजह से, इसका रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये इरेगुलर कटिंग होगा इसका, ठीक है। उसके बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या था, शार्प था, इसका क्या हो जाएगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब सॉरी वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। इसीलिए ग्लास को आप लोग गर्म करते हो और जैसा शेप देना हो दे दो। मेटल को गर्म करोगे या तो वो टूट जाएगी, शेप वेप नीचे बदल सकते आप उसकी, समझ गए ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन के केस में नहीं होगा। ग्लास में क्या होता है, वाइड रेंज होने की वजह से, मान लीजिए ग्लास की रेंज की बात करें हम, तो उसने कहा मान लो फॉर एन एग्जाम्पल 80 to 100 डिग्री दिया हुआ है, उसने कहा ग्लास को अगर आपको मेल्ट करना है तो 80 डिग्री से वो रेड हॉट हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और 100 डिग्री में पूरा मेल्ट हो जाएगा। आपने 80 डिग्री पे लेके गए और जैसा आपको शेप देना था दे दिया और ठंडा कर दो उसको, है ना। तो ये चीज किस में होगा, सिर्फ एमॉर्फस में। अच्छा एक और, ग्लास कैसा होता है, एमॉर्फस सॉलिड, है ना। इसका नाम पता क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास को हम एक और चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड, क्लियर है। दूसरी चीज क्या लिखा है हमने कि जब भी आप एमॉर्फस सॉलिड्स को हीट करते तो पहले क्या हो जाएगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा, जनरली सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, और मेल्ट ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर। एग्जाम्पल तार, ठीक है। इसके बाद प्लास्टिक, रबर, ग्लास। तार जानते हो ना, कोल तार, रोड बनते देखा होगा, ठीक है। जब वो गर्म होता है ना तो बहुत सॉफ्ट होता है और जैसे ही वो ठंडा हो जाता है तो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये वही है, तो ये क्या हो गए, सारे एमॉर्फस सॉलिड की कैटेगरी में हो गए। डन, चले आगे। सुपर कूल लिक्विड का मतलब ये है कि जब उसको मेल्ट करते हैं ना, ठीक है, तो मेल्ट करने पर वो लिक्विड के शेप में जाता है, पूरा लिक्विड बना नहीं। लिक्विड का मतलब तो पूरा लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, वो लिक्विड सॉल्यूशन नहीं बन रहा, वो क्या हो जाएगा, हाँ फ्लो तो कर जाएगा लेकिन ऐसा होगा मॉल्टन स्टेट में जाएगा वो, उसको आप चेंज कर सकते हो, उसको इसीलिए बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। हाँ नहीं, सोडियम नहीं, दो चीज अलग अलग हो गई है। अगर हम सोडियम मेटल की बात करें, जितनी भी सॉफ्ट मेटल्स होती हैं, ठीक है, तो उसको हम एमॉर्फस की कैटेगरी में ले सकते हुए, ये मेटल्स की कैटेगरी पर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर हम NaCl की बात करेंगे तो NaCl क्रिस्टलाइन है। सोडियम की बात करें हम, फास्फोरस की बात करें ना, तो उसको हम लोग एमॉर्फस की कैटेगरी में ले सकते हैं जब तक हमें उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर ना पता हो। किसी भी मेटल को हम देख के नहीं कह सकते कि ये कौन सा मेटल है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते, ये डिपेंड करता है, ठीक है। सॉफ्ट होगी तो सॉफ्ट होने का मतलब ये नहीं कि वो हमेशा एमॉर्फस बनेगी या हमेशा क्रिस्टलाइन होगा, उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। यस, नहीं, मॉलिक्यूल्स के लिए ही हम लोग बात कर रहे होंगे क्रिस्टलाइन की, ठीक है। चले हम लोग आगे। नाउ अब एमॉर्फस सॉलिड, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट इज एमॉर्फस सॉलिड इज डिसऑर्डर्ड शॉर्ट रेंज। डन। ये बार बार हम इतने क्वेश्चन करवा रहे हैं कि ताकि याद हो जाए। डन। चलो अब हम लोग यहां से चल रहे हुए क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात कर रहे हैं तो देखो हमने बॉन्डिंग पढ़ी हुई है, तो बॉन्डिंग में हमने जो है 3 तरह के बॉन्ड्स पढ़े हुए थे। पहला तो हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड बोला था। अच्छा, जहां कहीं भी आयनिक बॉन्ड बनेगा वो कौन होगा? अरे आयनिक सॉलिड। अरे क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होगा। दूसरा हो गया है आयनिक सॉलिड्स, आयनिक फॉर्म में होगा। मेटालिक बॉन्ड बन रहा होगा, जहां भी मेटालिक बॉन्ड वो क्या हो गया? मेटालिक सॉलिड, ठीक है। और ये क्या हो गया? कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट बॉन्ड बना देना है,
ठीक है। अब आप कहोगे सर मॉलिक्यूलर सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड में क्या है? देखो काइंड ऑफ सेम ही है, लेकिन हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हम लोग क्या लेते हैं, वीक बॉन्ड को भी कंसीडर कर लेते हैं। वीक फोर्सेस कौन कौन से थे? वैन डर वाल्स फोर्सेस। कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉट वीक फोर्सेस, इसलिए हमने दोनों को अलग अलग लिखा है। समझ गए बात? डन। चले हम लोग आगे। अब मैं यहां से मॉलिक्यूलर सॉलिड को क्लासिफाई कर रहा हूं। हाँ, सबकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर जनरली मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात कर रहे हैं कि जैसे मान लो हमारे पास कोई गैस है, तो उस गैस के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ वैन डर वाल्स फोर्सेस आ रहे होंगे, तो हमने उसको सेपरेट आउट कर दिया है, ठीक है, और कुछ नहीं। चले हम लोग। अब हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को फर्दर क्लासीफाई कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम 3 पार्ट में क्लासीफाई कर रहे हैं। ये तुमने सबने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। ये सब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो गए, ठीक है। पोलर, नॉन पोलर कौन से होते हैं? नॉन पोलर जिसका डायपोल मोमेंट 0 हो। डायपोल मोमेंट 0 हो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि दोनों एटम्स के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में हमने हाइड्रोजन लिया, H2 गैस। अब हमने H2 गैस ली, तो बताओ कौन किसको खींचेगा? कोई किसी को नहीं। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस क्या है? 0। तो डेल्टा EN क्या थी यहाँ पर? 0, मतलब कोई पोलैरिटी नहीं है। और जब पोलैरिटी नहीं है तो कौन हुआ? नॉन पोलर, ठीक है। अब इस गैस को, अब तुम कहोगे कि सर हम तो बात कर रहे हैं सॉलिड की, ये तो गैस है। हम क्या कर रहे हैं? इस गैस को सॉलिडिफाइड कर रहे हैं। तो जहां जहां भी ये लिखा हुआ है ना, यहां सारे के सारे सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। सॉलिड H2 गैस, सॉलिड F2 गैस, सॉलिड N2 गैस, है ना। तो जब भी हम बात कर रहे होंगे तो इसकी बात कर रहे हैं, किसकी? सॉलिड फॉर्म की। क्लियर है ना? सॉलिड फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो जब भी हमारे पास इस टाइप के कोई सॉलिड होंगे तो क्या बोलेंगे हम? नॉन पोलर। कोई पोलैरिटी नहीं है, तो दीज आर द नॉन पोलर सॉलिड, ठीक है। अब इसके बाद जब नॉन पोलर हो रहे हैं तो ये कैसे है? सॉफ्ट है, ठीक है, सॉफ्ट है और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? पोलैरिटी है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा पता ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगी? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डन। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? लो। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। पोलर के केस में क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट लो, और नॉन पोलर के केस में लो है, पोलर के केस में क्या हो गया? हाई। क्वेश्चन है इस पे, अभी वो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। क्लियर है? एंड द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक डिस्पर्सिंग फोर्सेस। मैंने अभी आपको बोला था ना, वीक फोर्सेस, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस या इसी को हम लोग क्या बोले? वीक डिस्पर्सिंग फोर्सेस, ठीक है। क्लियर है? हाँ, बॉन्ड टूट जाना, किसके बॉन्ड? हाँ हाँ, नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। सॉलिडिफिकेशन होने का मतलब है कोई बॉन्ड टूटना नहीं होता है। हम क्या कर रहे हैं? देखो एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से। सॉलिडिफिकेशन कैसे कर रहे हैं? गैस कैसी होती है? गैस कैसी होती है? गैस का मतलब क्या हो रहा है? इंटरस्टिशियल डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा, मॉलिक्यूल इतने दूर दूर थे। अब मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? एकदम से ऐसे उड़ के आया, ये यहां से गया, ठीक है, चला के पास कर गया। कई बार क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल्स आए और आपस में टकरा गए, जिसको हम लोग क्या कहते थे? कोलिजन्स बोलते थे। कोलिजन होता है, कोलिजन के वजह से क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? उस गैस को कर रहे हैं कंप्रेस। कंप्रेस की ये जो मॉलिक्यूल थे जिनके बीच का डिफरेंस ज्यादा था, क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे कम होता जा रहा है। धीरे धीरे कम हुआ मतलब क्या हुआ? लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस यही होता था ना,
कंप्रेशन जिसको करते थे, हमने कंप्रेस किया और कंप्रेस करते जाए और कंप्रेस, ज़बरदस्ती कर रहे, हो नहीं रहा वो, और जब ज़बरदस्ती करते गए कंप्रेस हुआ तो क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में चला गया वो सॉलिड स्टेट में गया। और जब सॉलिड स्टेट में गया होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मॉलिक्यूल्स जो थे, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स था और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पहले बहुत दूर दूर थे, अब ये क्या आ गए, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए हुए हैं। तो ये जो फोर्स था ना, पहले बहुत ज़्यादा वीक था, अब कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्ट्रांग बन गया, जिसके वजह से क्या हुआ, सॉलिडिफिकेशन। इनके बीच में कुछ नहीं हो रहा है, इनका कुछ नहीं हुआ, वो सॉलिडिफाइड करने का मतलब है इंटरस्टिशियल डिस्टेंसेस कम कर रहे हो। ठीक है, चले हम लोग आगे, डन। नाउ अब हम लोग चल रहे हैं पोलर के पास। तो पोलर के बारे में कुछ बताना है। अरे नॉन पोलर का उल्टा, तो क्या हो गया, नॉन पोलर थे उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस 0, अभी क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस बढ़ गई ना। मतलब HCl की बात करें हम तो ये क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या कर रहा है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश कर रहा है। तो इस पर क्या आया, पोलैरिटी स्लाइडली पॉजिटिव और स्लाइडली नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, यस और नो, हुआ ना। अब इस गैस को उठाओ और कंप्रेस कर दो, पहले क्या हुई, लिक्विड, पहले क्या बना, लिक्विड, और फिर जाके इसको सॉलिडिफाइड कर दो। तो जैसे ये सॉलिडिफाइड हुए, सॉलिड की केस की बात कर रहे होंगे, तो इसको हमने नाम क्या रख दिया, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। समझ गए, क्या ये बात समझ आई, कुछ कह रहे थे आप। थोड़ा तेज बोलो आप। हाँ, अभी मैं आपको आगे लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। क्या इतनी बात आप सबको समझ में आई, क्या इतनी बात सबको समझ में आई। अब पॉइंट नंबर 2, उसमें बहुत सही बात पूछी हुई है। अब देखो, हमने आपको बोला जनरली पोलर और नॉन पोलर के बीच में क्या होता है भाई, डिफरेंस तो यही हुआ कि जो पोलर कर रहा है वो नॉन पोलर नहीं कर रहा है। लेकिन अब सुनो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो उनके बीच में कंडक्शन बहुत अच्छा नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड दिया हुआ है तो वो उसमें पोलर दिया हुआ है तो उसके अंदर, हाँ ठीक है, पोलैरिटी हुई। अब मेरी बात ध्यान सुनना, आप सुनो मेरी बात, सब लोग ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिसिटी मतलब कंडक्शन करने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना, हाँ या ना, होता है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम इनको लेकर के, हाँ दो अपना, हमने क्या किया है, इनको खींचने की कोशिश कर रहे, खींच नहीं पाए ना, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे, कर नहीं पाए हम। और हम क्या करें, इनको हम यहां से पकड़े, उठा करके अपनी तरफ खींच ले, हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा कंडक्शन होने लगेगा, अच्छा कंडक्शन होगा। अब कंडक्शन होने का मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना। अब इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन तो थे नहीं, हाँ इट्स ट्राई टू पुल द इलेक्ट्रॉन, एक मीडियम बन गया है कि इलेक्ट्रॉन को भाई थोड़ा बहुत ट्रैवल करा सकता है, फ्री नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन। इसलिए हमने इसको भी लिखा नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, लिक्विड स्टेट में हम कंडक्शन करा देते थे। हम लोगों ने देखा था कि ये डिपेंड करता था, मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट और क्लियर करता हूँ। आप सब लोगों ने कंडक्टर के बारे में दो तरह की चीज़ पढ़ी थी आयनिक इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा था, कितने लोगों ने पढ़ा था। उसमें दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, हाँ या ना। जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बोलते थे कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती थी अल्फा इज इक्वल टू 1, हाँ या ना, बोलते थे ना, वो क्या था, सॉल्यूशन, आयनाइजेशन हुआ था, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर पा रहा था। ये क्या है, सॉलिड। सॉलिड में
जो है ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। क्या ये बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई। और सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि सॉफ्ट तो इसलिए है कि जहां कहीं भी मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बनते हैं वो हमेशा सॉफ्ट नेचर के होंगे। आयनिक बॉन्ड कैसे होंगे? बेसिकली हार्ड होंगे कंपैरेटिवली। समझ गए बात को? ठीक है। अभी क्या हो गया? मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो नॉन पोलर की कंपैरिजन में इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई। आयनिक की कंपैरिजन में हाई नहीं है, कंपैरिजन दोनों अलग अलग। क्या ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि जितने भी मोस्ट ऑफ द गैसेस एंड द लिक्विड्स एट द रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर हम लोग इन सॉलिड्स की बात करते हैं रूम टेम्परेचर पे या तो लिक्विड हो गए या गैसेस फॉर्म में होंगे। क्लियर है ना? अगर हम लोग इसको सॉलिड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, प्रेशर आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रेशर जब ज़्यादा होगा तब जाकर के ये सॉलिड फॉर्म में जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट है, अब यहाँ पर कंपैरेटिवली क्या हो रहा है? वहाँ पर फोर्सेस कैसे थे? वीक। कौन से थे? वैंडरवाल फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस। यहाँ पर क्या हो रहा है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी फोर्सेस होंगे ये है तो वीक ही, लेकिन कंपैरेटिव टू नॉन पोलर ये थोड़े से ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। ठीक है? क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? समझ गए? चलिए हम लोग आगे। थोड़ा सा मैं स्पीड पकड़ रहा हूँ। ठीक है? अगर कोई चीज़ अगर आपको ना समझ में आए तो बोलते जाना। ठीक है? क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे। और देखो स्पीड में ना अभी तक का सबको क्लियर है ना? सभी लोग कंफर्टेबल हो? थोड़ा सा स्पीड अगर हम बढ़ाते हैं चलेगा ना? थोड़ा टॉपिक पे आते हैं अब। ठीक है? चलो अब हम लोग चल रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में मैंने कल बता दिया था आपको। पक्का क्लियर है ना? हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से थे? हाइड्रोजन और NOF। ठीक है? जहां कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है इसका? हाई। H2O पानी का बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई। तो यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। एग्जांपल इज आइस। आइस इज सॉलिड है तो ये क्या होगी? क्लियर है ना? क्लियर? हाँ, NH3। हाँ, चले आगे। चले ना आगे। कॉपी करना है? क्या? पहले लिक्विड स्टेट में है। लिक्विड स्टेट में होता है HCl एसिड होता है ना। और जैसे ही आप उसका बीकर का ढक्कन खोल देते हो ना तो वो गैसियस फॉर्म में धीरे धीरे जाने लगती है, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है जब। ठीक है? हाँ, लिक्विड में हो ही जाता है। लैब में देखा ही आपने, है ना? क्या? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाइंड्स मॉलिक्यूल सच एज सॉलिड लाइक H2। सही तो है? क्या है इसमें? नहीं, पानी की बात नहीं कर रहे हम लोग। अरे हम आइस की बात कर रहे हैं। हम सॉलिड स्टेट की बात कर रहे होंगे ना। तो सॉलिड स्टेट के केस में अगर हम आइस की बात कर रहे हुए हैं, ठीक है, अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो कंडक्शन इजीली हो जाता है। सॉलिड में नहीं होता। सॉलिड में हम लोग नहीं कर रहे हैं। मतलब देखो अब आप क्या करते हो, कंडक्शन की बात कर रहे हैं कि तो आप इसको ऐसे लो, क्योंकि जैसे आपने कंडक्शन देखा होता जब है जब आपका वो आइस थोड़ी भी मेल्ट हुई ना, थोड़ी सी वाटर में कंडक्ट हुई, कंडक्शन हो जाएगा। प्योर सॉलिड में नहीं करेंगे। यस, डिस्टिल वाटर में कंडक्शन, क्योंकि आयनाइजेशन उसका प्रॉपर तरीके से होगा नहीं। ठीक है, किसमें? हमें थोड़ी पता ये प्योर वाटर है।
हमारे घर में जो आइस होती है हम तो वही लाएंगे, हम पहले डिस्टिल वाटर लेकर के हम आइस तो बनाएंगे नहीं, ठीक है। चलो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये तीनों की प्रॉपर्टीज एक ही उसमें दी हुई है। पहली चीज वही है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। एग्जाम्पल, फोर्सेस कैसे हैं, लंडन फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस। ये रूम टेम्परेचर पे कैसा हो सकता है, गैसेस और लिक्विड के फॉर्म में, सॉफ्ट होगा, लोएस्ट है, नॉन कंडक्टर, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, क्या एग्जाम्पल हुआ, SO2, HCl, यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, गैस होंगी, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर, और सॉफ्ट है, नॉन पोलर है, से ज़्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। हाँ कहाँ पर, हाँ ठीक है, नॉन कंडक्टर है, इतना तो देख लिया ना, क्लियर है। चले हम आगे। अब ये मैंने कल आप लोगों को बता दिया था क्या क्या होते हैं, ये स्लाइड मैंने सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए रखी हुई है, तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, और होपफुली आप लोग कल की बात समझ गए होगे, ध्यान है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अभी मैंने थोड़ा सा बता भी दिया हुआ है। फोर्सेस की बात कर रहे हुए तो यहां पर देखो दोनों के बीच में लंडन फोर्सेस का मतलब है चार्ज इसका यहां देखो कैसा था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्जेस, यहां पर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब अनसिमेट्रिकल है। तो यहां पर पोलैरिटी हो रही, यहां पर पोलैरिटी नहीं थी, इसके कांटेक्ट में आया, पोलैरिटी डेवलप्ड हो गई, ठीक है। तो वो क्या हो गई, वीक फोर्सेज होते हैं। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, डन, क्लियर है ना इतना। तो ये सिर्फ मैंने आपको रेफरेंस के लिए दिया हुआ है, ठीक है। नाउ विच टाइप ऑफ इज नॉट द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दिस इज नॉन मेटेलिक ना, मेटेलिक टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन जेईई मेंस का है, ये आ चुका हुआ है, ये क्वेश्चन आ चुका है जेईई मेंस का 2020 में। आप सबको याद होगा कि 4 बार पेपर कंडक्ट हुए थे, कोविड के टाइम पे 4 बार जेईई मेंस हुआ था ना, उसके किसी एक पेपर सेट में ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है, ठीक है। ये सबको याद है, क्लियर है ना। मेल्टिंग पॉइंट की बात की जा रही है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के लिए, क्या होगा आंसर, सबसे ज्यादा कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद पोलर देन नॉन पोलर। क्या इतनी बात सबको क्लियर है। क्वेश्चन टफ था क्या, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड बिल्कुल थे। चले आगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनर्ट गैसेस आर हेल्डेड बाय, ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बॉन्डेड है ना। नेक्स्ट, अब चल रहे हैं हम लोग आयनिक सॉलिड्स के बारे में। आयनिक सॉलिड्स के बारे में भी कल मैंने आपको बेसिक बता दिया था, बेसिक्स क्लियर है, देख लो इसमें कुछ चीज समझ में नहीं आ रही हो तो क्या हो रहा है यहां पर, अरे एक कैटायन है और एक एनायन है। कल मैंने आपको बताया था अगर आपको आयनिक बॉन्ड बनाना है तो कैटायन का साइज हमेशा छोटा होगा, एनायन का साइज बड़ा होगा। और अब आयनिक सॉलिड होते कैसे हैं, क्रिस्टलाइन, तो रिपीटेशन भी होगा। तो क्या कर रहे हैं, रेगुलर अरेंजमेंट है। ये हमने 2D में स्ट्रक्चर दिखाया, सोडियम क्लोरीन डन, सोडियम क्लोरीन डन, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपके पास, आयनिक सॉलिड। यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या ये बात क्लियर है, डन। 3 डायमेंशनल होगा तो क्या होगा, इस तरीके से अरेंजमेंट होगा, क्लियर। अच्छा, इसमें ना 2 चीजें सामने आती है। अब क्या चीज सामने आती है, यहां पर 2 तरह के फोर्सेस लगते हैं। क्वेश्चन है आगे, मैंने क्वेश्चन डाला है आगे, कौन कौन से फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या ये बात समझ में आई। देखो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन ये वाले जो साइड में थे ना, इनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन, सॉरी उल्टा बनाया ना,
ठीक है, ये ऐसा होगा, ये लो, इनके बीच में क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन। क्वेश्चन आया पेपर में, आयनिक सॉलिड्स के लिए कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन। क्लियर है, क्या इतनी बात समझ में आई? ये कल हम आपको बता चुके हुए हैं, आयनिक बॉन्ड बन रहा है। कुछ और तो क्लियर, सब कुछ क्लियर है ना? यस। नहीं 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 नहीं, आप वो चीज़ अलग हो गई, नॉन मेटालिक बॉन्ड की बात करें। नॉन मेटालिक बॉन्ड कुछ नहीं होता है। एक मिनट सुनिए जरा, ये गलत तरीके से आप इंटरप्रेट कर रहे हो। हमारे पास मेटल और नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल में दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है? तो हम नॉन मेटालिक एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हुए हैं, हम बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। मेटल्स के बीच में बॉन्डिंग होती है, इसको हम लोग मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं, और नॉन मेटालिक नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, ठीक है? तो हम लोग बॉन्ड की बात करें, नॉन मेटल्स की बात नहीं कर रहे हुए। नहीं नहीं नहीं, इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉन मेटालिक, सॉरी विच वन, ये नॉन मेटालिक सॉलिड्स है ना, तो नॉन मेटालिक सॉलिड कुछ होता ही नहीं है, मेटालिक सॉलिड्स होते हैं, ठीक है? हाँ, क्या वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ, अरे आइस नहीं, हाँ ये आइस है ये, ठीक है? वैसे भी हम पानी की बात करेंगे क्यों, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हुए, इतना तो समझदार हो तुम। चलो, तो ये यहाँ देखो क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। सो आयनिक बॉन्ड किससे बनते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस ऑफ ऑपोजिट चार्जेस। पीछे दिख रहा है ये ब्लू कलर से दिख रहा है, विजिबल है पीछे ब्लू कलर, ठीक है? और सेम चार्जेस के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। डन। मुझे एक बार बताते चलना कि कौन से कलर्स आपको पीछे से विजिबल नहीं है। अगर कोई कलर ऐसा डार्क कलर होगा ना, तो मैं उसको नेक्स्ट टाइम से कभी स्लाइड में रखूंगा ही नहीं। सारे कलर विजिबल है पीछे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद देखो, जब भी हम सॉलिड्स की बात कर रहे होंगे तो प्योर सॉलिड कौन होते हैं, अरे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो, है ना? तो जब भी हम लोग कभी भी सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, हम लोग प्योर सॉलिड्स की बात कर रहे होंगे, तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनेगा और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। डन। और कभी भी किसी के लिए भी सॉलिड बनाना है, तो कल मैंने आपको बताया था प्योर सॉलिड किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इज साइज। अगर आपका साइज एक रेशियो में है तब तो अच्छा है, तब तो बढ़िया बात है। हमने क्या किया, एनाइन का साइज हम जानते हैं बड़ा होता है या ना, और इसके बीच में, ठीक है, हमने एक गोली डाल दी। गोली जानते हो ना, कंचे जो होते थे ना, कंचे हमने उठा कर डाल दिए। अब ये स्पेस खाली पड़ा रहेगा, तो वो जो सॉलिड होगा ना, वो डमरू जैसा सा बजता रहेगा, बजेगा ना, क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्पेस बचा हुआ है, और वो जो स्पेस था, खाली स्पेस, उसको हम कहते हैं वॉइड, VOID, वॉइड। और अगर वो कंचे जैसा बजता रहेगा ना, तो वो सॉलिड अच्छा थोड़ी है, परफेक्ट सॉलिड नहीं है। और अगर हमने इसके बीच में इस तरीके से एक बड़े से कांच की बॉल जो है फंसा दी, अब पूरी तरह से रास्ता ब्लॉक हो गया, बंद हो गया पूरा, कहीं कोई स्पेस नहीं बचा हुआ है, तो वो सॉलिड इज परफेक्ट सॉलिड। इससे अच्छा सॉलिड कुछ नहीं है। समझ गए ना?
अब आप बात कर रहे हैं कि अगर इन सॉलिड्स में कैटायन और एनायन का रेशियो प्रॉपर नहीं है तो ये सॉलिड्स भी बेकार है, ये सॉलिड भी परफेक्ट सॉलिड नहीं है। तो हम लोग प्योर सॉलिड की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? साइज ऑफ आयंस, साइज ऑफ आयंस, साइज ऑफ चार्ज, और उनके साथ में ये भी देखना है कि कितना पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन समझते हो? पता है सबको पोलराइजेशन? किसी को कोई ऐसा जिसको पोलराइजेशन नहीं समझ में आता हो? हाँ, चार्ज का नहीं, पोलराइजेशन का। अरे सिंपल सी बात समझो, तुम एक बात समझो, क्या कर रहे हुए? मेरे पास एक प्लास्टिक की बॉल है, छोटा साइज है उसका, ठीक है, और एक मेरे पास बड़ी सी बॉल है, बड़ी सी बॉल है। हमने क्या किया? छोटी वाली बॉल को बड़ी वाली बॉल पे हिट किया, ठीक है, सेम मटेरियल की है, क्या होगा? छोटी बॉल का कुछ नहीं हुआ, डिस्टॉर्शन किसका हुआ? बड़ी वाली बॉल का। तो डिस्टॉर्शन ऑफ शेप इज कॉल्ड पोलराइजेशन। सिंपल वे में आप ऐसे समझो, जो शेप में जो डिस्टॉर्ट हुआ है उसे हम कहते हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन हमेशा किसका होगा? अरे बड़े वाले का। छोटे वाले का तुम करोगे क्या? एक छोटी सी कांच की बॉल लेकर के आओ, उसे तुम 10 मंजिल से नीचे फेंक दो, हो सकता वो टूटे भी ना। और तुम एक बड़े से बाउल को लेकर के आओ, ठीक है, और बस 1 मीटर से फेंक दो, तो बताए क्या होगा? तो डिस्टॉर्शन हमेशा बड़े वाले का होगा। तो जब भी हम पोलराइजेशन की बात करते हैं तो हम एनायन की बात कर रहे हैं। समझ गए बात? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, अब इसकी आयनिक सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज देखो, आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या होगी? यार मेटल्स की प्रॉपर्टी है ना ये। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है? हार्ड है, ब्रिटल है। आयनिक सॉलिड का क्या है? मेल्टिंग पॉइंट हाई होंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन है लेकिन कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। क्या? सभी की नहीं, हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं। हाँ, ये हर किसी के लिए वैलिड नहीं होगा। नहीं तुम कहने लगो कि सर जो है वो तो मैलिएबल होता है ना। तो वो हम लोग क्रिस्टलाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आयनिक सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ? हाई। नेक्स्ट इज नॉन कंडक्टर और द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तुम नमक में करंट लगाओ NaCl में, कुछ नहीं हुआ, और उसी जगह उस नमक को पानी में घोल दो और फिर करो, मज़ा आ जाएगा तुम्हें, है ना। अरे डायलिसिस करने जाते हो तो NaCl से तो होता है ना। और आप सुनो, NaCl का मतलब ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं इसको हम लोग। जो NaCl को पानी में घोल देते हो, उसका जो सॉल्यूशन बनता है ना, ठीक है, उसमें कंडक्शन बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया कंडक्शन होता है। क्लोरीन गैस तक बाहर निकल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कराते हैं, सेल के लिए यूज़ करते हुए। लेकिन अगर हम सॉलिड स्टेट की बात कर रहे होंगे तो कंडक्शन बहुत पुअर होगा, ठीक है। क्या होता है जनरली? मैंने कल आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी क्रिस्टलाइन सॉलिड की। क्या कर रहे हैं? ये जो एटम्स है ना, जो साइड में लगे हुए क्लोरीन और सोडियम, जब इनके ऊपर ज़्यादा ही आप लोगों ने प्रेशर डाला है ना, तो ये मोशन तो कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, वही इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा वहीं के वहीं, पास ही नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन करंट। और अगर कभी पास हो भी गया तो वो क्या होता है कि बहुत रेयरली चांसेस होंगे। इसीलिए हमने क्या लिखा? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ द नेक्स्ट इज आयनिक सॉलिड्स
इन देयर फ्यूज स्टेट, अभी मैंने आपको बताया वही बात, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, NaCl ब्राइन सॉल्यूशन, डन। नेक्स्ट इज, आप देखो क्या लिखा है लाइन से, इस बात को ध्यान सुनना, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन दिया हुआ है। लिखा हुआ है कि अगर आप इस पे एक्स्ट्रा फोर्स लगा देते, बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं, ठीक है, शीयर फोर्सेस क्रिस्टलाइज अंडरगोस डिस्टॉर्ट एंड आर फ्रैक्चर्ड, टूट जाएगा वो, ठीक है। इतना क्लियर है ना? ये जितना भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिक है, एनसीईआरटी में पहले दूसरे पेज में लिखा हुआ है ये सब चीजें, ठीक है। चलो पहले ही क्वेश्चन क्या है अभी बताया, नेक्स्ट ऑल ऑफ दिस अभी तो बताया। नेक्स्ट, आयनिक सॉलिड्स आर, नेक्स्ट कौन सा वाला, आप एक्स्ट्रा शेयर फोर्सेस का मतलब है कि आपने एक तो फोर्स लगाया और आप जबरदस्ती दोनों साइड से फोर्स लगाने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाता है, टूट जाएगा वो, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं, जब हम लोग कभी भी किसी भी सॉलिड्स की बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग रिजल्टेंट देखते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, रिपल्शन कम है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन का ही होगा। लेकिन दो तरह के फोर्सेस तो काउंट होंगे ही ना, ये तो हम किसी भी एटम के लिए भी करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की नहीं, वो ठीक है आपकी बात। आप क्या कर रहे हो कि सिर्फ आप देखो दो डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे ना, फोर्स हमने क्या पढ़ा हुआ था, क्योंकि इनके एनिसोट्रॉपिक होते हुए है, तो एक तो इस तरीके इसके डायरेक्शन चेंज होगा और एक इस तरह से भी काउंट करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ देखा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो यहाँ रिपल्शन भी तो काउंट करोगे ही ना, है ना, दोनों डायरेक्शन में। नेक्स्ट इज मेटेलिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं, मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, बढ़िया होता है ना, है ना। हम लोग मेटालिक सॉलिड्स की बात कर रहे हो तो मेटालिक सॉलिड्स में इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करते हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो तो गुड कंडक्टर हो गई, होगा कि नहीं होगा। और जब भी मेटल्स की बात की जाती है तो मेटल्स के केस में हम लोग क्या बोलते हैं, लो आयनाइजेशन एनर्जी, थोड़ी सी हीट दोगे इलेक्ट्रॉन फट से बाहर निकला, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता तो इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी को हम लोग कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, वही मूव कर रहा है, मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो आपको मेटल शीट दिख रही है ना, इस मेटल शीट पे आपको जो जहाँ चार्ज है, यहाँ पर सब इलेक्ट्रॉन दिख रहे हुए, ये इलेक्ट्रॉन बैठे हुए, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। जो आउटर मोस्ट सरफेस होता है जहां इलेक्ट्रॉन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल कर्नेल। अब इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, आउटर मोस्ट वाले से निकलेगा ना, तो हमने इसको थोड़ी सी एनर्जी दी, ये इलेक्ट्रॉन बैठा था, फट से बाहर निकला, अब ये बाहर इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो जब इस टाइप के सॉलिड्स होते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालिक सॉलिड्स। और आप सबको पता है मेटल्स के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रॉपर्टी सुना था कभी, कौन सा होता सबसे बढ़िया, क्या, नहीं, नो, सीजियम, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा साइज बड़ा आयनाइजेशन एनर्जी कम, साइज बड़ा आयनाइजेशन एनर्जी कम। जब आयनाइजेशन एनर्जी कम, तुम जाओ सीजियम के पास और टॉर्च मार दो ऐसे जाकर के, इलेक्ट्रॉन फट बाहर निकल गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब तुम उसी जगह कोई ऐसी मैटर लेकर के जाओ कि तुम लगे हुए उसको,
तुम टॉर्च तो छोड़ो, तुम कितनी भी एनर्जी दे दो, ठीक है, पता चला वो जो है इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकल रहा है। तो जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट स्पेशली, ठीक है, उन सभी के लिए यही बोला जाता है कि वो अच्छे मेटल्स होते हैं। और टॉप टू बॉटम आते जा रहे हो, साइज बढ़ता है एस ब्लॉक में, ठीक है, साइज बढ़ा तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही कहता था। तो यही है हमारी मेटालिक सॉलिड्स। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा मेटल पर? अरे मेटल चार्ज, मेटल चार्ज। मेरे पास एक मेटल थी M, इससे हमने इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बचा? M प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये घुमक्कड़ है, कहीं भी घूमेगा। समझ गए ना? क्या इतनी बात सबको समझ में आई? चलिए हम लोग आगे। यस, हाँ, आउटर मोस्ट सरफेस जहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा होगा, मेटल्स के लिए बोलेंगे हम। अगर हम जैसे जनरली मेटेलिक शीट के लिए, क्योंकि मेटल सॉलिड की बात कर रहे होंगे, अगर हम सिंपल मेटल की बात बोलते तो आउटर मोस्ट सरफेस क्या करके छोड़ देते हैं हम, ठीक है। चले आगे। ये हमने दिखाया आपको। ये आपको क्या दिख रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन था ना, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये बाहर निकलने की तैयारी में बैठा हुआ है, क्योंकि ये पूरा एनिमेशन था। यहाँ एनिमेशन रन करेगा नहीं, इसीलिए वो आपको ऐसा दिख रहा है। तो ये बात समझ में आ गई ना सबको, ठीक है। और आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ध्यान रखना, IE इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है? साइज, एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसीलिए अगर हम एस ब्लॉक की बात करते, कल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, पढ़ के आया कोई? पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी? हाँ, गुड। क्या बताया था? देखो, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? साइज पर डिपेंडेंस होती है ना। तो लेफ्ट टू राइट आ रहे हो, साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया तो नहीं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो साइज क्या हुआ? बढ़ गया। टॉप टू बॉटम आ रहे हैं हम, टॉप टू बॉटम, साइज क्या हुआ? इंक्रीजेस। हम किसके लिए बात कर रहे हैं? हम एस ब्लॉक के केस में कर रहे हैं हम, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम साइज क्या हो रहा है? बढ़ गया। साइज बढ़ गया तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो गई, और जितनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतनी बढ़िया मेटालिक बॉन्ड बनाएगी, वो उतनी अच्छी मेटल्स होगी, उतनी किसमें? साइज में। वो उसके लिए एक्सेप्शन इसलिए आते हुए हैं क्योंकि डायगोनल रिलेशनशिप आते हुए हैं, हम लोग उनकी बात नहीं कर रहे हुए। लिथियम के साथ में भी यही है, लिथियम का साइज बहुत छोटा है, ठीक है, उसके लिए नहीं। जब भी हम लोग बात करते हैं ना, तो हमेशा एस ब्लॉक एलिमेंट में फर्स्ट वाले एलिमेंट को छोड़ करके बात करनी है आपको, ठीक है। चले हम आगे, नेक्स्ट। अच्छा हाँ, एक और, लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट की राइट टू में क्या होता है? साइज कम होता जा रहा है, साइज कम हो रहा है। यहां पर भी एक्सेप्शन आता था, क्योंकि क्या? यस, क्यों? ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ भी यही था, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट, समझ गए ना? यही एक्सेप्शन था, पेपर में आया हुआ है लास्ट टू लास्ट ईयर। क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन एटॉमिक साइज के आते हैं, हॉफनियम जिरकोनियम के लिए हमेशा एक क्वेश्चन आया है पेपर में, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन बेरिलियम बोरॉन के केस में भी आता है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, हालांकि वो टॉपिक नहीं है हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मेटालिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या होती है? मेटल आइंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी क्या हो जाएगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कर्नल मतलब मेटल सरफेस एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। और मेटालिक बॉन्ड के में क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। और जहां भी मेटालिक बॉन्ड बनते हैं, जैसे आयरन की बात करें हम, है ना, तो क्या हो जाएगा? ब्रिटल तो होगा नहीं, वो क्या हुआ? मैलिएबल, ठीक है, डक्टाइल और हार्ड। और जहां कहीं भी मेटालिक बॉन्ड बनते हैं तो मेटालिक बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई।
क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्लियर है? इतना पीछे वाले सब क्लास में है? पक्का ना? पीछे वालों की आवाज़ नहीं आती, हमें ऐसा लगता है कि क्लास में बैठे बैठे ऐसा तो नहीं कहीं और निकल गए हो, मन कहीं और चल रहा हो। चले आगे। हाँ, देखो ये जो है ना कहानी थ्योरी वाली, ये आधी ख़त्म कर लेना बस। इसके बाद ना अब आप हमको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाँ हाँ न्यूमेरिकल बहुत न्यूमेरिकल है, अभी तो शुरू आ रहे हैं, चैप्टर शुरू तो होने दो। मेटालिक बॉन्ड देखो, मैं इसीलिए बार बार ना जो थ्योरी पढ़ा रहा है, यस और पीछे करें। देखो मैं ना ये जो थ्योरी आपको करवा रहा हूँ ना, उसी थ्योरी में से बार बार क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये पूरे तुम्हारे जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स, और ये ऐसे ही क्वेश्चन तो आते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। इसीलिए हम एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स कवर करके ना जहाँ जहाँ पर जेईई के क्वेश्चन आएंगे वो सब लगाएंगे। लेकिन बस इतना कर लेना कि ये थ्योरी वाला पार्ट खत्म हो जाए ना, ताकि तुम्हें ज़्यादा रिवाइज वाइज करने में टाइम ना लगे, ठीक है। जो मेन टॉपिक आने वाला है उसमें हमें फोकस करना है। चलें बाकी क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट? मेटल आइंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कर्नेल मेटल आइंस, हाँ नहीं सॉलिड की बात हो रही, कर्नेल किस में होगा? कर्नेल का मतलब है जो जिस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे थे आप, तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो जो आपके पास M+ वाला पार्ट बचा ना, उसको ही कर्नेल बोल रहे थे, आउटर मोस्ट सरफेस वाला, ठीक है। नेक्स्ट इज कौन सा? दिया है मेटालिक बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ attraction between metal ions and free electrons। दोनों ना ऑप्शन बी और सी ना सेम ही बात है, मेटल आइंस लिखो चाहे कर्नेल लिखो एक ही बात है ना, तो दो अलग अलग बात लिखी हुई है तो हम दोनों को एक ही मान सकते हैं, इसलिए बी और सी कर रहे हुए। नाउ द नेक्स्ट इज कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड कौन से होते हैं? अरे जहां कोवेलेंट बॉन्ड बने, कोवेलेंट बॉन्ड का अभी तो एग्जांपल दिया था कार्बन और ग्रेफाइट, हाँ या ना? कार्बन ग्रेफाइट इज कौन से? कोवेलेंट सॉलिड है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन किसके वजह से है? ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? तो क्या हो जाएगा? नॉन मेटल crystalline solid forms from the formation of covalent bond between the two adjacent atoms is called कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है। जायंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। कार्बन डायमंड की ग्रेफाइट की कोई लिमिट तो है नहीं, है ना? कोवेलेंट बॉन्ड आर द स्ट्रॉन्गर एंड डायरेक्शनल। कोवेलेंट बॉन्ड की जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा क्या हो जाएगा? डायरेक्शनल होगा और ये स्ट्रॉन्ग होगा। दीज आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल्स, ठीक है। देखो ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट कंपैरेटिवली सॉफ्ट है, और दुनिया का सबसे ज़्यादा हार्ड कौन है? डायमंड। इससे ज़्यादा हार्ड क्या होता है? कुछ भी नहीं, ठीक है। इसके बाद और जब हार्ड होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ऑब्वियसली हाई। क्लियर है? नॉन मेटालिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम। नॉन मेटल्स तो होते ही है, नॉन मेटल बॉन्ड थोड़ी बनता है। नहीं नहीं, नॉन मेटालिक इसमें लिखा था, सॉलिड लिखा था ना, तो नॉन मेटालिक सॉलिड का मतलब बॉन्ड की बात कर रहा है, ठीक है। ये जो यस डायरेक्शन शो करते हैं। सुनो सुनो सुनो, अब
हालांकि मैं बॉन्डिंग की यहाँ चर्चा करने वाला नहीं हूँ, ठीक है, तुम लोग बार बार कह रहे हो, मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। अभी इन्होंने पूछा डायरेक्शनल का क्या मतलब होता है, डायरेक्शनल का क्या मतलब होता है वो सुनो, बताऊं मैं आगे। हमने ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, केमिकल बॉन्डिंग में बेसिकली sp-df ऑर्बिटल्स पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ये कौन था? s, ठीक है। अब इस s ऑर्बिटल्स में क्या थी? सिमेट्री। क्या थी आपके पास? सिमेट्री। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरीके से प्रॉपर था ना? जिसके पास प्रॉपर है, जो पूरी तरीके से स्टेबल है, वो तो अपनी अकड़ में ही रहेगा, है ना? सही बात है कि नहीं है? जिसको किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसे क्या लेना देना तुमसे। तो ये कौन होता है? s ऑर्बिटल हमेशा कैसा होगा? हार्ड। s ऑर्बिटल की जब भी हम बात करते हैं ना, तो ये हमेशा हार्ड नेचर का होता है। s ऑर्बिटल कभी पोलराइज नहीं होगा। तुम ब्रह्मा जी को बुला लो और कहो इससे कि पोलराइज करा दो, मना कर देगा वो, कह रहे तुम किसी को बुलाओ, हम नहीं होंगे पोलराइज, हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी की भी। अब चले पी के पास, पी से पूछा तुम्हारी क्या दिक्कत है? वो कह रहा दिक्कत हमारी तो पूरी दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि ऊपर वाले के पास तो चार्ज डेंसिटी भर भर के है, और जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हमारी चार्ज डेंसिटी तो जीरो हो गई, हमें नोड और मिल गया। हाँ या ना? नोड समझते हो ना? जहां चार्ज डेंसिटी मिनिमम हो जाए, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम हो, तो यहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा, यहां कम, कम है ना? यहां कम, यहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा। अब तुम में से बहुत सारे लोग कहेंगे सर 20 से काटो सिमेट्री है, ऐसे काटो सिमेट्री है। हाँ है सिमेट्री है, सिमेट्री दिख रही है ना? सिमेट्री है, लेकिन चार्ज डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है, कम ज्यादा हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है। तो ये चाहेगा कि मेरे पास भी चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, तो ये क्या बनेगा? कोई भी मिलेगा, नमस्ते अंकल, समझ गए ना? समझ रहे हो ना कि कोई तो हेल्प कर दे हमारी, इसलिए ये कैसा है? डायरेक्शनल बन गया। उसने कहा देखो हम एक्स एक्सिस के पास जाएंगे तो एक्स एक्सिस के हिसाब से चलेंगे, वाई एक्सिस के पास जाएंगे तो वाई एक्सिस के हिसाब से, और जेड एक्सिस के पास जाएंगे तो जेड एक्सिस के हिसाब से। मतलब उसे कोई भी अंकल मेरे रास्ते में सबसे नमस्ते कर ली, ये वो है, इन्हें कोई भी मिल जाए, चाहे अंकल हो चाहे आंटी हो, कोई मतलब नहीं। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि ये कहता है हमको एक्स एक्सिस से कोई लेना देना नहीं, हमको वाई एक्सिस से भी कोई लेना देना नहीं, हमको जेड से कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैं तो हूं अपने आप में फ्री, मैं हूं नॉन डायरेक्शनल, ये है डायरेक्शनल। इसीलिए इसका नाम आपने पी एक्स, पी वाई, पी जेड रखा था। अब आप मुझे बताओ, हम नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं, अरे नॉन मेटल होते कौन है? पी ब्लॉक एलिमेंट, हाँ या ना? तो तुम बिना सोचे समझे आंख बंद करके बोलो पी ब्लॉक एलिमेंट, मतलब ये तो डायरेक्शनल होंगे ही होंगे। बात समझ आई? क्या बात समझ में आई? अब इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, ये सारे के सारे ना सेम कैटेगरी के हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, कुछ भी ले लो, सब एक कैटेगरी के हैं। तो ये सब के सब कौन हो गए? डायरेक्शनल। इसीलिए पूरी की पूरी केमिस्ट्री किस पे डिपेंड करती है? इन्हीं दो पे डिपेंड कर रही है। जहां कहीं भी ये मिल गए, इनके हिसाब से बॉन्ड बन रहा है। एस और पी के बीच में ओवरलैपिंग कराते थे, कहां बनाते थे बॉन्ड? एक्स एक्सिस पर, क्योंकि पी और एस, पी एस और पी एक्स अगर इन्वॉल्व हुआ तो एस पी एक्स ओवरलैपिंग हो रही होगी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रही हुई है। इसीलिए कभी भी हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस की बात करते हैं तो वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली हमें बनाई जाती है।
ज़्यादा बड़ी बात हो गई है, कठिन बात हो गई कुछ। अच्छा, मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सेस की कहानी छोड़ देता हूँ, ये नहीं बताऊँगा, ये जब आगे टॉपिक आएगा तब डिस्कस करेंगे, यहाँ हमें ज़रूरत नहीं है। तो बस इतनी बात समझ में आई, डायरेक्शन की बात समझ में आई। हम लोग अपने टॉपिक वापस लौट के आ रहे हैं, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए बात को? क्लियर है ना? तो ये हमने क्यों डायरेक्शनल बोला, ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, एग्जाम्पल देखो, इसके बारे में कुछ बताना है मुझे? नहीं ना? ये कौन, बचपन से तुम पढ़ते आ रहे हो, डायमंड, इतना कॉम्प्लेक्स सा नेटवर्क बना हुआ है ना इसका, ठीक है, कि ये सबसे ज़्यादा हार्ड हो गया, इतना ज़्यादा हार्ड हो गया कि इलेक्ट्रॉन तुम क्या कर रहे हो, डालने की कोशिश कर रहे हो, वो घुस ही नहीं रहा इलेक्ट्रॉन, इतना हार्ड है, कंडक्शन हो ही नहीं रहा है। समझ गए ना? तो ये कौन से हो रहे हैं, बॉन्ड कौन से बन रहे थे, कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड जहां भी बनते हैं वो कौन होते हैं? क्लियर? दूसरी कैटेगरी में एक और आ जाता है अपना, ठीक है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कैसा होता है, सॉफ्ट। सॉफ्ट क्यों होता है? क्योंकि उसके लेयर के बीच में वैंडरवाल फोर्सेस थे, डिफरेंस था, तो क्या हो गया, सॉफ्ट। ये लो सॉफ्ट। और अगर सॉफ्ट हो गया है तो इलेक्ट्रॉन को घुसाओ, वो बीच से घुस के चला जाएगा, हाँ या ना? उसको जगह मिल गई ना कंडक्शन करने के लिए, तो ये क्या हो गया, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अरे तुमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ ना 9th 10th में कुछ एक्टिविटीज़ दी होती थी, उसमें लिखा होता है कि पेंसिल में जो है ना वायर बांधो, फिर बैटरी से कनेक्ट करो, कि ये करो वो करो, याद है ना? तुमने देखा होगा, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ ग्रेफाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। नेक्स्ट इज graphite has the layered structure which is responsible for its lubricating natures। ठीक है, क्लियर है ना? ये सब कौन थे, कोवेलेंट सॉलिड है। आप लोग ना जो मेन पॉइंट है अपनी अकॉर्डिंगली ना एक एक लाइन में 2-2 शब्दों में लिखते जाओ, ठीक है, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे, क्योंकि ये पूरी की पूरी शीट तो आपको मिलनी ही है, ठीक है, ये आप लोगों को मिल ही जाएगी। चले आगे। स्ट्रक्चर देख लो, ये स्ट्रक्चर तुम लोग बचपन से देखते आ रहे हो, डायमंड और ग्रेफाइट तो पढ़ाया जाता था, अब एक और नया 9th 10th में डाल दिया बकमिंस्टर फुलरीन, है ना? तो 3 ही स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसके बारे में तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं। अब हम इसके हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री के बारे में डिस्कशन यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्या होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम यहां से अब स्टार्ट कर रहे हैं। देखो यहां से अब आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाला है, एक क्वेश्चन एग्जाम में यहां मिलेगा। अब हम लोगों का बेसिकली अभी तक जितनी भी थी वो एनसीईआरटी की थ्योरी चल रही थी, स्टार्टिंग वाली थ्योरी। अब यहाँ से बेसिकली हम लोग अपने टॉपिक में एंटर कर रहे हुए, और यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर मिलता है, ठीक है। चलो, यूनिट सेल क्या था, कल मैंने आपको बताया था, स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग यूनिट, समझ गए ना? यूनिट सेल इज स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग यूनिट, और उसी स्मॉलेस्ट यूनिट को आप मतलब रिपीट करते जा रहे हो, रिपीट करते हो, क्या बना, लैटिस, ठीक है। लैटिस के बाद एक और चीज आती है, उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट का मतलब क्या होता है, अरे उस लैटिस को बनाने के लिए आपने जितने भी पॉइंट्स बनाए, मतलब जितने भी उसके कॉर्नर थे, बीच में उसका सेंटर होगा, वो सारे के सारे कहलाते हैं लैटिस पॉइंट, ठीक है।
तो हम लोग यूनिट सेल की बात करते हैं, तो यूनिट सेल इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल। ये कल आपको हमने लिखवा दिया था ना, कल आपने नोट कर लिया था ये, और हमने आपको यहाँ भी बता दिया था कि ये हमेशा कैसा होगा, क्रिस्टल लैटिस की बात कर रहे हुए हैं, तो हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जनरली बात करने वाले हैं। तो ये कैसा है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है जिसमें यूनिट सेल का रिपीटेशन होगा, ठीक है। तो ये हम कहते हैं सिंपल वे में, ये देखो ये क्या है, एक पार्ट है, इस पार्ट को आप रिपीट करते जा रहे हो, जैसे इस पार्ट को रिपीट करते जाएगा तो क्या बन जाएगा, लैटिस। क्या बनेगा, लैटिस, ठीक है। और इसी लैटिस को हम लोग 3 डायमेंशनल इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये कल आपको लिखवा दिया था हमने, ठीक है। अब यहां से हमारी कहानी स्टार्ट हो रही है। यूनिट सेल को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं 2 पार्ट में। भाई क्या 2 पार्ट होंगे, हमें क्या करना है, मैं 1 मिनट इसको मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है। देखो यूनिट सेल को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले वाले को बोलते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब का मतलब सॉरी बेसिक, सबसे पहले जो बनता है, हिंदी में उसको कहते हैं प्राचीन, है ना, यही कहते हैं ना प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव का मतलब क्या हो रहा है, जो सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरत की चीज थी, ठीक है। आपको क्या करना है, एक सॉलिड बनाना है। सॉलिड बनाना है तो सॉलिड बनाने के लिए चाहिए क्या है, अरे 8 कॉर्नर चाहिए। आप 8 कॉर्नर को मिला दो, बन गया आपका सॉलिड। अरे क्यूबिकल सिस्टम बन गया आपका, यूनिट सेल बन जाएगा आपका। तो हमने क्या किया, हम इस रूम की बात करते हैं। इस रूम में को अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले क्या चाहिए, कॉर्नर्स चाहिए। तो जब भी आप कॉर्नर्स की बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा हमारे पास होता है सेंटर्ड। अब सेंटर्ड का मतलब क्या हो रहा है कि प्रिमिटिव के बीच में आपको सेंटर डाल देना है, समझ गए। तो हम प्रिमिटिव के बीच में सेंटर की बात कर रहे हुए हैं, तो अकेला सेंटर तो कुछ हो नहीं सकता है। क्या अकेला कुछ सेंटर करेगा, आप एक काम करो, चारों कॉर्नर हटा दो, दीवारें हटा दो, ठीक है। और बीच में आपने एक सेंटर पे एटम रख दिया हुआ है कि किस काम का, किसी काम का नहीं वो। तो जब तक आपके पास कॉर्नर नहीं है, सेंटर किसी काम का नहीं। अब सेंटर कौन कौन से आपके पास हो सकते हैं, हमने इस कैमरे को देखा, ये कैमरा क्या है, हमारे इस पूरे रूम का सेंटर है ना। नहीं, मान लो सेंटर का मतलब क्या हो रहा है, सेंटर का मतलब है मैं इस कॉर्नर से लेकर के उस कॉर्नर को मिलाऊं और इस कॉर्नर से उस कॉर्नर को मिलाऊं, तो ये दोनों डायगोनल कहाँ कट कर रहे हैं, कैमरे के बीच में। अब चाहे ऐसे देखो कि इस कैमरे की डिस्टेंस इस कॉर्नर से और इस कैमरे की डिस्टेंस पीछे वाले कॉर्नर से सेम है, यही सेंटर होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर का मतलब है पूरी की पूरी बॉडी का सेंटर एक ही सेंटर होगा, यस और नो। पूरे के पूरे इस रूम का सेंटर तो एक ही होगा ना, और इस सेंटर को हमने क्या नाम दिया, बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर कौन सा हुआ, बॉडी सेंटर का मतलब है ये देखो, ये बॉडी है, ये बॉडी का सेंटर है, और ये चारों के चारों देखो आपको क्या दिख रहे हैं, 8 कॉर्नर्स। देखो ये कॉर्नर्स है ना, ये कॉर्नर्स है। अब मैं इन कॉर्नर्स को अगर इस तरीके से ज्वाइन कर दूं, कलर मैं रेड ले लेता हूं,
तो देखो इस वाले कॉर्नर से इस सेंटर की और इस वाले कॉर्नर से इस सेंटर की डिस्टेंस सेम होगी, है ना। आप क्या कर रहे हो, चारों तरफ से इसको कट करके देख लो, कहीं से भी कट करके देखो, ये सेंटर पे आएगा। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बॉडी सेंटर, बॉडी का सेंटर है। अब हमारे पास एक और इस रूम के एक तो सेंटर हो गया बॉडी सेंटर। अगर मैं इस रूम की बात करूं तो ये रूम हमारा एक कैसा है, क्यूबिकल है। मैं क्यूब ले लूं, ये लो, देखना जरा, मैं एक क्यूब बना रहा हूं, मैं इस रूम को बना रहा हूं। इस रूम में क्या क्या चीजें होंगी, सबसे पहले मैं इस क्यूब की बात कर रहा हूं। तो इस क्यूब में क्या क्या चीजें हैं, इस क्यूब में एक हमारा सेंटर है ना, केवल क्यूब का सेंटर एक ही होगा। और इस क्यूब में 8 कॉर्नर्स हैं, हाँ या ना, यस और नो, 8 कॉर्नर्स हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट अगर हम लेकर के आते हैं तो इसके ऊपर 6 फेजेस बने हैं। देखो जरा, 6 फेजेस है ना, 4 दीवारें ये वाली, एक ऊपर की एक नीचे की, 6 फेजेस हुए। और हर फेज का एक सेंटर है, हर फेज का एक सेंटर है। इसको नाम रख दिया हमने फेज सेंटर। इसको हमने, क्योंकि ये क्या था, बॉडी का सेंटर, इसके हम बोलते हैं बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर हमेशा एक ही होगा, किसी भी अगर हम सॉलिड की बात करेंगे बॉडी सेंटर हमेशा एक ही होगा, ठीक है। दूसरी चीज, कितने फेजेस हैं आपके पास, 6 फेजेस हैं। तो ये क्या हो गए, 6 फेज सेंटर बन सकते हैं, हाँ या ना, 6 फेज सेंटर बन सकते हैं। अगर मैं इस फेज से इसको मिलाऊं, इस फेज से इसको मिलाऊं, तो ये कहां पर मीट कर रहे होंगे, चारों के चारों बॉडी के सेंटर पर। क्या ये बात सच है, सच है। इसके अलावा मुझे इस पूरे क्यूब में 12 एजेस दिख रही है, पीछे वालों दिख रही है, किसको दिख रही है बताओ। अरे 12 एजेस नहीं दिख रही, 12 एजेस। चलो मैं दिखाता हूं, जिसको नहीं दिख रही देखो, सुनो। एक एज नंबर 1, 2, 3, 4 दिख गई, 4, 5, 6, 7, 8 दिख गई, 8 दिख गई। अब ये बच गई ना, 9, 10, 11, 12। कितने एजेस हुए, 12 एजेस, पक्का ना। तो ये चौथा वाला पॉइंट हो गया 12 एज। अब इस एज का भी तो सेंटर होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर मैं इन पॉइंट्स की बात करूं तो इस पॉइंट को मैं बोलूं कि देयर आर द 12 एज सेंटर, किसी को दिक्कत। अगर 12 एजेस हैं तो 12 एजेस के 12 सेंटर्स भी तो होंगे। तो टोटल कितने हुए, 12 एज सेंटर्स। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, पक्का क्लियर है ना। अब हम लोग वापस चलते हैं अपने। तो मैंने यहाँ पे देखो क्या क्या दिखाया आपको। सबसे पहले मैं सेंटर की बात कर रहा, तो मैंने आपको बोला एक तो बॉडी सेंटर है, हाँ या ना। दूसरा हमने कहा फेस सेंटर है। तो देखो एक फेस, ये दूसरा फेस मुझे दिख रहा है, ये तीसरा वाला फेस था, ये चौथा फेस, 4 दिख गए सबको। ये 5वां वाला है, ये 6वां वाला है, देखो नहीं सॉरी, ये पीछे वाला, पीछे वाला, हाँ ये पीछे वाला, ये कॉर्नर था ना, ये वाला। 6 फेजेस दिख गए आपको, 6 फेज सेंटर।
ठीक है। अच्छा एक चीज मैं कॉमन दिख रही है, अच्छा हाँ ये दो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव फेज सेंटर। अगर मैं आपसे कहूं कि एटम्स आर अरेंज्ड एट ऑल्टरनेटिव फेज सेंटर, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी ना सबसे ज्यादा पेनफुल होती है, आपको ना रियलाइज नहीं होता है, ये रियलाइजेशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं ऑल्टरनेटिव फेज सेंटर, ये क्वेश्चन में लिखा होता है एटम्स आर अरेंज्ड एट ऑल्टरनेटिव फेज सेंटर। तो पहले तो ऑल्टरनेटिव फेजेस को समझना पड़ेगा, ये वाला ऊपर वाला फेज और नीचे वाला फेज ऑल्टरनेटिव है या नहीं, ये वाला फेज और ये वाला फेज क्या ऑल्टरनेटिव है, नहीं ना। तो अगर आपको उसने बोल दिया कि एटम मेरे पास है, लेकिन दो एटम्स को हमने सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेटिव फेज सेंटर पर रखा है, और ऑल्टरनेटिव फेज सेंटर का मतलब ये नहीं कि तुम सारे पे रख दो, तो हमने कहा सर ये और ये ऑल्टरनेटिव है, इन दो पे रख दिए, ये और ये ऑल्टरनेटिव हो गया, आपने इस पे भी रख दिया है, या ये वाली बॉल और ये वाली बॉल भी ऑल्टरनेटिव है, नहीं सब पे नहीं रखना है। जब भी आपको ऑल्टरनेटिव बोला जाएगा तो किसी एक ही पेयर को काउंट करना है आपको। मतलब अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरा ये क्यूब था, तो मैं अगर मैं ऑल्टरनेटिव फेजेस की बात कर रहा हूं ना, तो जरा ध्यान से देखो, मैं ऑल्टरनेटिव फेज सेंटर में किसी दो ही फेजेस को काउंट करूंगा, मैं सबको काउंट नहीं करूंगा, किसी दो को। क्या ये बात समझ में आ गई? ये देखो, ये और ये ऑल्टरनेटिव फेजेस है, ठीक है। तो जहां कहीं भी सेंटर की बात की जाएगी तो आपको ऐसे समझना है। कभी कभी हम क्वेश्चन में ऐसा भी बोल देते हैं ऑल्टरनेटिव एज सेंटर। तो अगर ऑल्टरनेटिव एज सेंटर बोला जा रहा है तो ऑल्टरनेटिव एज सेंटर का क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब है कि मैं किसी भी ऑल्टरनेटिव एजेस बोला जा रहा है, तो ऑल्टरनेटिव एज का मतलब क्या हो रहा है? ये वाला एज सेंटर है ना, इसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा? ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है? मैं डायगोनल की बात करूं, कभी कभी वो डायगोनल लिख देगा, कभी कभी आपको ऑल्टरनेटिव। तो डायगोनल बोला जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ये देखो, है ना डायगोनल। क्या ये बात दिखी? क्या किया हमने? ये वाली लाइन, ये वाला एज थी, इस वाली एज को ला करके हमने यहां जाके नीचे मिला दी, तो क्या हुआ? डायगोनली मिली ना, डायगोनली मिली। इसको हमने क्या बोला? डायगोनल एज सेंटर, ठीक है। अगर आपको कभी बोल रहा है, उसने कहा कि ऑपोजिट, ध्यान से सुनना मेरी बात, ऑपोजिट एज सेंटर ऑन अ प्लेन, क्या मतलब हुआ? ये तो दो फेजेस, दो अपोजिट प्लेन हो गए ना। मैं आपको बोल रहा हूं ऑपोजिट एज सेंटर ऑन अ प्लेन, तो भाई एक प्लेन यही तो है, इसके ऊपर वाली लाइन को मिलाओ, नीचे मिला दो। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि इस पूरे की पूरी थ्योरी में सबसे डिफिकल्ट चीज है ना हमारा केवल स्टेटमेंट होगा। अगर हमको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया ना, अगर आप इस रूम को प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर लोगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए आपके। और मैं अभी कम से कम 10-15 क्वेश्चन इसी पे बेस कराऊंगा, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन फंस जाता है। क्वेश्चन आसान होगा लेकिन वो फंसा ऐसा ही देगा। उसने कह दिया वह लाइन ज्वाइनिंग अलोंग द टू फेज डायगोनल आर रिमूव। अब फेज डायगोनल रिमूव करोगे तो कौन सा एटम रिमूव होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा ऑल्टरनेटिव फेजेस कौन से हैं, ऑल्टरनेटिव एजेस कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई? तो मैं आपको बोल रहा हूँ प्रिमिटिव यूनिट सेल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया।
पहला था प्रिमिटिव, दूसरा था सेंटर्ड। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? ये कौन सा है? एंड सेंटर, एंड सेंटर, एंड फेज सेंटर या ऑल्टरनेटिव फेज सेंटर। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? अब जरा हम इसके टाइप्स को समझते हैं। मैं अब एक एक करके ना कुछ टाइप समझा रहा हूं। एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा कॉमनली पूछने लगे हैं। क्या आने लगा है? वो कहता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रिमिटिव सेल कितने होते हैं, आपको यूनिट शेल्स बताने कितने यूनिट शेल होते हैं। तो हमारे पूरे सिलेबस में टोटल 14 टाइप के यूनिट शेल हैं, जिसमें से मोस्टली हमें काम किस पे करना है? क्यूबिक पे काम करना है, ज्यादा किसी पे हमें काम नहीं करना है। ठीक है, हमें सिर्फ काम किस पे करना है? हमें सिर्फ काम करना है क्यूबिक के लिए। लेकिन आजकल ना जेईई मेंस में बहुत कॉमन ट्रेंड आ गया है ये। मतलब अब तक ना सीरियसली मैं अपनी बताऊं तो मैं आज से 2-3 साल तक तो ये सब पढ़ाता ही नहीं था। सीधे आए, अपना यूनिट शेल स्टार्ट किया और कहानी ख़त्म करी, और 2-3 लेक्चर में क्लास बढ़िया ख़त्म हो जाती, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आजकल इतना कॉमन हो गया हुआ है कि वो क्वेश्चन में ये पूछने लगे। बेसिकली ये मैथ्स है। तुम लोग मैथ्स में पढ़ते थे ना? मैथ्स में पढ़ते थे कि भाई क्यूब क्या होता है, क्यूब की क्या प्रॉपर्टी होती है। आप कहते हो तीनों के तीनों एजेस क्या होने चाहिए? सेम, और उनके एंगल भी कितने होने चाहिए? 90 डिग्री। तभी तो इसको आप क्यूब बोलते हो, हाँ या ना? ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है टेट्रागोनल। अरे टेट्रागोनल को क्या कहते हैं हम लोग? टेट्रागोनल का मतलब क्यूबॉइड, सिंपल वे में। तो यहां पर क्या होगा? ये वाली एजेस तो सेम है, हाँ या ना? ये ए थी और बी, ए भी बराबर है बट सी बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया? टेट्रागोनल। ठीक है। तीसरा हमारे पास हो गया ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में क्या हो रहा है? ऑर्थोरोम्बिक में कह रहे हैं कि तीनों सेम नहीं है। ए डज नॉट इक्वल टू बी, डज नॉट इक्वल टू सी, लेकिन एंगल सबके कैसे होने चाहिए? 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री। फॉर एन एग्जाम्पल, ये जो हमारा रूम है, क्लासरूम है, ये क्लासरूम क्या है? ऑर्थोगोनल। ये साइज और ये साइड हाइट बराबर है क्या? मुझे तो नहीं लग रही। अरे ए बी सी तीनों बराबर कहाँ है? ऑर्थोरोम्बिक दिख रहा है क्या? देखो जरा, मुझे तो नहीं लगता कि ये हाइट इसकी 10 फीट होगी। ये तो 10 फीट तो है ही नहीं, 10 फीट का तो बोर्ड ही है। ए बी सी तीनों बराबर नहीं है ना, लेकिन तीनों के एंगल सब 90 डिग्री है, हाँ या ना? तो तीसरा क्या हो गया? ठीक है, क्या इतनी बात सबको समझ में आई? अब उसके बाद हम चौथा चल रहा है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक ये आजकल कॉमन है, ये पता नहीं क्यों अभी रिसेंटली जेईई मेंस ऑनलाइन वाले में पूछा था। कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसने यही पूछा था कि ये मोनोक्लिनिक के लिए कंडीशन क्या है। ये पिछले 3-4 साल से ट्रेंड चल रहा है कि किसी ना किसी उसमें ये क्वेश्चन आने लगा है, ये किसी ना किसी उसमें कॉमनली आने लगा है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो यहां पर क्या दिया हुआ है? ए डज नॉट इक्वल टू बी, डज नॉट इक्वल टू सी, और यहां पर अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट अल्फा और गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज नॉट 90। इनमें से कोई भी एक एंगल ऐसा होगा जो 90 डिग्री पर नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर ना? तो ये क्या कहलाते हैं? मोनोक्लिनिक। उसके बाद आ जाता है दिस इज ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में ना तो एंगल बराबर है, ना ही एजेस बराबर है। ठीक है, ना एज बराबर है, ना एंगल बराबर है, उसको हमने क्या बोला? ट्राइक्लिनिक। क्लियर है? ये क्वेश्चन की कंडीशंस जो है ना आपको याद रखनी पड़ेगी। इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। ठीक है,
ये पेपर का क्वेश्चन है और मैं फोर्स कर रहा हूँ इस बात पे कि ये टेबल आपको याद कर लेना, क्योंकि कॉमनली क्वेश्चन आने लगे हुए। इसके बाद मैं आपको हेक्सागोनल की बता रहा हूँ कंडीशन। ये हेक्सागोनल है और ये हेक्सागोनल गेट में भी क्वेश्चन आया था रिसेंटली, 2 साल 3 साल पहले। ये मुझे नहीं समझ में आया कि आजकल ये क्या ट्रेंड शुरू हो गया है, ऐसे क्वेश्चन जो इन्फॉर्मेशन है जिनमें आपको सिर्फ डेटा याद करना है। ये मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री तो इसमें कुछ भी नहीं है ना, पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल की कंडीशन क्या होती है, ए इज इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, और यहाँ पर अल्फा बीटा कैसे है 90 डिग्री, गामा इज 120, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज दिखा रहा हूं। ये आपको हेक्सागन दिख रहे हैं, ये आपको हेक्सागन दिख रहा है, ये हेक्सागन है। ये 2D में है अभी हेक्सागन, मैं इसको 3D में बनाऊंगा। तो मैंने क्या किया, 2 हेक्सागन को लाए और हमने इनको क्लब कर देना है। अब 3D बन गया ये, ठीक है, ये 3D दिख रहा है ना। अच्छा, अब एक बहुत कॉमन सी चीज आपको देखनी है। अगर मैं इस 3 डायमेंशनल हेक्सागन को कुछ इस तरीके से काट रहा हूं, तो जरा देखो ये जो ज्योमेट्री बन रही होगी वो क्या बन रही है। क्या बन रहा है, देखो ये ए है, ये ए है, और ये कितनी हो रही है, ये ए से ज़्यादा है, ए से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो क्या ये एंगल 90 डिग्री है, नहीं है ना, ये एंगल आपको 90 डिग्री दिख रहा है। तो कंडीशन क्या बन रही है, ए इज इक्वल टू बी बट डज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। और यहां पर अगर आप एंगल की बात कर रहे होंगे तो यहां पर 2 एंगल तो 90 डिग्री आएंगे, तीसरा वाला 90 डिग्री नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कभी कभी वो ऐसा क्वेश्चन आपसे बोल सकते हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमने क्या करना है, एक स्क्वायर शेप काट दिया हुआ है, ठीक है, आपको बताना है कि इसकी कंडीशन क्या होगी। अगर आपको बोला जाए तो आप जज कर पाओगे, जज कर पाओगे ना, सभी लोग पीछे वाले, पक्का, डन। इसके बाद हमारे पास चौथा आ जाता है, दिस इज रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल है तो रोम्बोहेड्रल क्या होती है, दिस इज ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, बट इनमें से तीनों में किसी का भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, इनमें से तीनों में किसी का भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आई, पक्का ना, हाँ क्या, नहीं कोई जरूरी नहीं है, ए नहीं, ए और बी इज इक्वल, ये दोनों बराबर है, लेकिन गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री ना। नहीं, अल्फा बीटा बराबर, ए बी सी तीनों बराबर है। कौन सा वाला, अल्फा, हाँ तीनों के एंगल सेम होंगे, मतलब जो भी एंगल होगा ना, जो भी एंगल होगा 90 डिग्री नहीं होंगे, क्या, हाँ जिस भी एंगल बनाना चाहो। ये मैथ्स में, तुम लोग मैथ्स में ज़्यादा समझदार हो, इतनी मैथ्स हमें नहीं पता। देखो ये काम केमिस्ट्री का नहीं है, ये मैथ्स का है, ठीक है। तुमको हमने शेप बता दी, शेप समझ में आ गई बात, शेप समझ में आ गई, ठीक है। अब हम चल रहे हैं, अब केमिस्ट्री का काम अब आ रहा है। ये मैथ्स थी, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं थी, कोई केमिस्ट्री नहीं थी। अब हम यहाँ से मैथ्स केमिस्ट्री लेकर के आ रहे हैं। देखो मैंने यहाँ पर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है,
ये मैंने आपको सिखा दिया ना। हमने कहा सेंटर में पहला वाला कौन सा होगा, बॉडी सेंटर, अगर ये बॉडी के सेंटर पे है। अगर आप फेज की बात करते हो तो ये फेज सेंटर है, ये फेज सेंटर है। और अगर हम लोग कभी भी ऑल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं ऑन अ टू फेजेस, इसको हम लोग बोल सकते हैं एंड फेज सेंटर, या इसी को बोल रहे हैं ऑल्टरनेटिव फेज सेंटर। एंड फेज सेंटर और ऑल्टरनेटिव फेज सेंटर, क्या इतनी बात सबको समझ में आई? ये हम आपको पहले समझा चुके हुए, ये बात हमने आपको बता दी थी, क्लियर है ना। अब देखो, अब हम लोग एक एक करके अब केमिस्ट्री में घुस रहे हैं, ये सब मैथ्स थी। तो हम लोग यहाँ पर ना इसके यूनिट शेल के बारे में वेरिएशंस देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं। यहाँ देखो, सबसे पहली बात ध्यान से सुनना, क्यूब की बात की जाती है। क्यूब में जो पहला यूनिट शेल बनता है उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, सिर्फ कॉर्नर। प्रिमिटिव तो कुछ हो या ना हो, कॉर्नर तो होगा ही होगा, कॉर्नर के बिना क्यूब नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये तो पक्की है कि प्रिमिटिव तो किसी में भी, चाहे हमारे पास देयर आर 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल्स, 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल्स थे, 7 के सातों क्रिस्टल में प्रिमिटिव तो है ही, आंख बंद करके प्रिमिटिव तो बनाना ही है, ठीक है। उसके बाद क्यूब की जब हम बात करते हैं तो इस क्यूब का एक सेंटर होगा, क्यूब का एक सेंटर होगा जिसको हम लोग बॉडी सेंटर बोलते हैं। क्यूब के लिए बॉडी सेंटर अलाउड है, साथ में फेस सेंटर अलाउड है, लेकिन एज सेंटर नॉर्मली अलाउड नहीं है जब तक कि आपको बोला ना जाए, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हुए हैं, क्यूब के लिए देयर आर द 3 टाइप ऑफ यूनिट शेल। क्यूब के केस में 3 तरह के यूनिट शेल है। कौन कौन से? प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। क्यूब के लिए 3 हो गए। दूसरा हम लोग आते हैं, इसके लिए कितने हुए? 3। अगर हम लोग इसी जगह टेट्रागोनल की बात करते हैं तो टेट्रागोनल में हमारे पास 2 तरह के होंगे, 2 तरह के सेल्स होंगे। कौन कौन से? प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर, नो फेस सेंटर। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 तरह के यूनिट शेल बनते हैं, ठीक है, 2 तरह के यूनिट शेल। तीसरा अगर हम लोग आते हैं ऑर्थोरोम्बिक में, तो ऑर्थोरोम्बिक में 4 तरह के यूनिट शेल बनते हैं और सबसे अच्छा क्रिस्टल भी यही है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको बताना है कि किस में सबसे ज्यादा यूनिट शेल्स होते हैं, किस क्रिस्टल में सबसे ज्यादा यूनिट शेल होते हैं। तो मैक्सिमम 4 ही यूनिट शेल होते हैं भाई, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर। तो केवल हमारा ऑर्थोरोम्बिक ही है जिसमें 4 होते हैं। ऑर्थोरोम्बिक के अलावा सब में 4 से कम ही है। क्वेश्चन याद आया? क्वेश्चन को देखो, दिमाग में रख लो। मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट शेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट शेल इज प्रेजेंट इन ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट शेल इज प्रेजेंट इन ऑर्थोरोम्बिक। कंडीशन क्या है? A does not equal to B does not equal to C, but alpha beta gamma is 90 डिग्री। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट इज मोनोक्लिनिक। अगेन इन अ मोनोक्लिनिक देयर इज नो फेस बॉडी सेंटर और नो फेस सेंटर। फर्दर देयर आर 2 टाइप ऑफ यूनिट शेल। देखो, प्रिमिटिव तो सब में रहना ही रहना है, प्रिमिटिव के बिना तो काम चलेगा ही नहीं, तो प्रिमिटिव तो आपको रखना ही रखना है। इसके बाद मोनोक्लिनिक में क्या हुआ? प्रिमिटिव प्लस एंड सेंटर, तो मैक्सिमम कितने होंगे इसमें? 2, ठीक है। अगर हम लोग ट्राई क्लिनिक की बात करते हैं तो ट्राई क्लिनिक में केवल एक ही यूनिट शेल होता है, वो है प्रिमिटिव, केवल एक ही है प्रिमिटिव।
हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल में भी कितने होते हैं? एक एक। ठीक है। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा हुआ है? टोटल नंबर ऑफ यूनिट शेल इन अ क्रिस्टल लैटिस। मैं भी क्वेश्चन दिखाता हूं, चलो आप जरा ध्यान सुनो। इस टेबल को आप सबको अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लेनी है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से मिल सकता है। ये जो जितने मैंने आपको सारे फिगर बना के दे दिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सॉलिड स्टेट में प्रॉब्लम होती है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अगर वो आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का फिगर समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? क्यूबिक की। क्यूबिक में कितने होते हैं? 3। और उसके बाद टेट्राहेड्रल, टेट्रागोनल इज 2, ऑर्थोरोम्बिक इज 4। ये क्या है? मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम। इसके बाद मोनोक्लिनिक कितने हुए? 2। उसके बाद ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और ऑर्थोरोम्बिक कितने हुए? 1। सबका सम करो। 3 + 2 5 + 4 11 11 + 3 14। तो देयर आर द 14 टाइप ऑफ ब्रेविस लैटिस इन अ क्रिस्टल। अगर हम लोग किसी भी क्रिस्टल लैटिस की बात करते हैं तो कितने तरह के लैटिस होते हैं? वे 14 टाइप्स के। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन भी आपके जेईई के हिसाब से इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, 7 ही क्रिस्टल होते हैं टोटल। नहीं, एक क्रिस्टल में नहीं, 7 में। मैं 7 के मिलाकर के टोटल था। भाई इस क्रिस्टल में, क्यूबिक में तो 3 ही टाइप के हो रहे हैं ना। प्लीज याद सुनो, 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल्स, और हर क्रिस्टल में ब्रेविस लैटिस जो बनता है वो अलग अलग तरीके से बन सकता है। क्यूब की बात करेंगे तो 3 तरीके से बनेगा। अगर हम लोग यहाँ टेट्रागोनल की बात करेंगे 2 तरीके से बनेगा। अब देखो, अब ये टेबल ना बिल्कुल नॉर्मल टेबल है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि इसमें कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया हमने। अब इससे क्वेश्चन बना रहे हैं हम एडवांस का। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम आपको ना यूजुअली ऐसे ही टाइम पास करने के लिए ना क्वेश्चन बना रहे हैं और आपको फंसा देंगे हम क्या कह रहे हैं, टेबल आपके सामने है, ठीक है, हम टेबल बंद कर दें अगर, तो आप सोचते रह जाओगे। मैंने आपको टेबल क्या कर दिया, बंद कर दी। मैंने टेबल बंद कर, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन कह रहे हुए इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन। जेई एडवांस में इंटीजर आता है, मेंस में भी आजकल न्यूमेरिकल बेस्ड आने लगा है। क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, हाउ मैनी क्रिस्टल लेटर्स हैव 2 टाइप ऑफ ब्रेविस लेटर्स? 1 2। समझ गए? अब मैं आपसे फिर क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इंटीजर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रिस्टल लैटिस प्रेजेंट इन, कितने होंगे? 4। ऑर्थोरोम्बिक में 4 होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी प्रिमिटिव यूनिट शैल प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल लैटिस? अरे 7। प्रिमिटिव तो 7 ही होंगे। अरे 7 क्रिस्टल है, 7 में प्रिमिटिव तो सब में बनना ही बनना है। अब मैं फिर तुमसे काउंट करवाऊंगा, हाउ मैनी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल प्रेजेंट इन ऑल 14 क्रिस्टल लैटिस? अब तुम्हें याद करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ है बॉडी सेंटर कहाँ कहाँ बन रहे हैं, तुम्हें काउंट करना है। क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है, वो तो याद करने वाली बात। 1 2 और इसके बाद बॉडी सेंटर 2 ही तो बन रहे हैं। हाँ 3 सॉरी, क्लियर है ना? तो क्वेश्चन ना आपको फ्रेम करने के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास इंफॉर्मेशन लिमिटेशंस है, कोई इंफॉर्मेशन हम अलग से नहीं ला रहे हुए, लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, बस उसी इंफॉर्मेशन को बार बार हम ऊपर नीचे कर रहे थे, अलग अलग फॉर्मेट में आपसे पूछ रहे। क्या ये बात सबको समझ में आ गई?
कोई भी ऐसा घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन कोई पूछेगा, आप समझ जाएंगे, बना लेंगे। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपको बताना है। फिर देखो इंटीजर टाइप क्वेश्चन एक और बनाते हैं। हम कहते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस इन अ क्रिस्टल, ठीक है, और आपको क्या बोला जा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है एक्स वाई, नहीं, राइट द आंसर in integer format. If answer is in case of x, y, z, then write down the answer in x plus y plus z. 5 ना, समझ गए? तो उसने क्या पूछा आपसे, वही घुमा फिरा करके कि 14 आपके पास क्रिस्टल लैटिस थे, उस क्रिस्टल लैटिस को आपको देखो, अब इंटीजर तो 14 बन नहीं सकता, नहीं बनेगा, तो हमने क्या कर दिया, हमने जबरदस्ती में एक स्टेटमेंट चिपका दिया, यार एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में आ रहा है, तो आपको सम कैसे करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर दो सम, 5 आ गया, बन गया इंटीजर। तो जेई एडवांस के क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी, मतलब बहुत रेयरली होता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको मिले। कभी कभी तो ऐसा होता है क्वेश्चन आसान होता है, बस सिर्फ क्या ना फॉर्मेट उसने ऐसा घुमाया ना आपको कि आपको समझ ही नहीं आया। हमने आपके सामने एक ही टेबल में से आपके सामने 7 क्वेश्चन बनाए, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। इसलिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन कभी भी आप सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है वो। पेन कहाँ चला गया? चलो जल्दी से 1-2 क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन और करूँ खत्म। हाँ, मेरे क्वेश्चन ये था कि ये 14 था, इसको हमने एक्स वाई लिख दिया, तो हम कह रहे हैं तुमसे एक्स प्लस वाई बताओ कितना हुआ। क्या दिया हुआ है आपको बोला विच टाइप ऑफ यूनिट सेल इज नॉट प्रेजेंट, टेट्राहेड्रल, क्या नाम था उसका, टेट्रागोनल। डन ना। द नेक्स्ट इज, इनमें से कौन सा प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं है? नाम तो याद हो गए ना आपको सारे। नेक्स्ट, ये हेक्सा, देखो एंगल 120 तो केवल एक में ही था ना, हेक्सागोनल। छुट्टी कब होगी? अभी रुक जाओ बस। नाउ द लास्ट वन, दिस इज, बस आज के लिए इतना बस, प्लीज प्लीज प्लीज। एंड द लास्ट वन, तालियां अभी मारने की जरूरत नहीं है, अगली क्लास में क्या करना है वो बताते दूं। पहली अरे एक मिनट आप लोग शांत हो जाओ, अभी छुट्टी नहीं हुई, अभी जाना नहीं है किसी को। एक मिनट प्लीज। अभी एक रेफरल प्रोग्राम है, तो अगर आपको बता दिया, 4 बार सुन लिया, याद हो गया, ठीक है, तो बस मैंने बता दिया। वह क्या 10 मिनट रुकना है? हाँ, नहीं अभी हम कुछ छोड़ नहीं रहे इनको। अरे जाना नहीं है, अभी जाना नहीं है, बैठ तो जाओ अभी टाइम तो होने दो पहले। अभी हाँ चले जाओ। अभी थैंक यू की स्लाइड आई नहीं है ना, स्लाइड खत्म नहीं होगी तब तक जाना नहीं है, ठीक है। फाइनली देखो इसमें क्या करना है, स्कैन करना है आपको, और स्कैन करके आप लोग रेफर करके इसका रिवॉर्ड आप ले सकते हैं, ठीक है। और बस देखो एक बात मैं आपसे फिर एक लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, ठीक है। कोशिश कीजिए कि जितना भी आपको क्लास में कराया जा रहा है ये आप लोग उसके उसी दिन ख़त्म कर लो, क्योंकि अब हम थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे। हालांकि आज भी हम लोगों ने टोटल 65 स्लाइड्स थी, ठीक है। और आगे से हम आपको डेली बेसिस पे ना 20 देखो, आज ही हमने क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, आज की क्लास में क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक थे, 20 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्लास से हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाएंगे, तो आप जितना मैक्सिमम हो सके क्लास में ही सॉल्व करो।
और जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए। डीबीपीज आप लोगों को मिली अभी? तो ठीक है, डीबीपीज भी आपको नेक्स्ट टाइम आप जब आएंगे आप लोग को डीबीपीज भी मिल जाएगी और आपके ऐप पे भी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसा जैसा टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा आप लोग डीबीपी भी करते चलिए और अपनी, ठीक है, मॉड्यूल के क्वेश्चन भी करते जाओ। ठीक है, तो बस आज की क्लास को हम यही वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।